वेलकम बैक टू ऑल। फिर से स्वागत है आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर आरबीसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अपन ने। आरबीसी में काफ़ी सारे फैक्ट अपन डिस्कस कर चुके थे। आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन अपन को डिस्कस करना बाकी है। डिस्ट्रैक्शन डिस्कस करें इससे पहले अपन चर्चा करें कौन कौन से पॉइंट हैं जो अपन ने डील कर लिए। आरबीसी बोले तो ए से लेकर जेड तक सारे पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका। आरबीसी आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। नंबर होते हैं इनके 4.5 से 5.5 मिलियन मेल के अंदर और 4 से 5 मिलियन फीमेल के अंदर होते हैं। आरबीसी का निर्माण होना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस में 7 दिन का समय लगता है। कहां कहां पर होता है एरिथ्रोपोइसिस? साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की अपन बात करें तो बच्चे के जन्म से पहले जब बच्चा यूट्रस में होता है तो मीजेनकाइमल सेल ऑफ यॉर्क सैक में होता है, स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है और लास्ट में रेड बोन मैरो में होता है। बच्चे का जन्म हो गया, जन्म होने के 3 साल के अंतर्गत आरबीसी का निर्माण सारी की सारी बोन में पाए जाने वाले बोन मैरो में होगा। 3 साल से 14 साल तक मैक्सिमम आरबीसी का निर्माण लॉन्ग बोन के अंदर पाए जाने वाले रेड बोन मैरो में होगा और 14 साल के बाद आपके या मेरे अंदर आरबीसी के निर्माण की अपन बात करें तो वो मेम्ब्रेनस बोन के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री, स्केपुला, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेनस बोन। क्या आरबीसी का निर्माण होने के बाद सीधे ही यह अपने ब्लड में आकर काम करने लग जाती है? नहीं, पहले ये स्टोर होती हैं। स्टोरेज ऑर्गन का नाम है स्प्लीन, जिसकी कैपेसिटी 240 ml अपन ने डिस्कस की थी। चूंकि आरबीसी का मेजर स्टोरेज पोर्शन स्प्लीन माना जाता है, सो दैट्स व्हाई द स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद आरबीसी स्प्लीन को छोड़कर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। फिर अपन ने माइक्रोस्कोप से आरबीसी को देखने का प्रयास किया था इमेजिनेशन के द्वारा और उन आरबीसी को देखने पर अपन ने 4 पॉइंटों के बारे में चर्चा की थी। साइज कितना होता है आरबीसी का? 7.2 माइक्रोन। अगर बड़ा साइज हो जाए या छोटा हो जाए तो आरबीसी को क्या नाम से जानेंगे? तो नॉर्मल साइज है तो नॉर्मोसाइटिक, बड़ा साइज है तो मैक्रोसाइटिक और छोटा साइज है तो माइक्रोसाइटिक के नाम से जाना जाएगा। आरबीसी का कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड है तो नॉर्मोक्रोमिक, कम हो गया तो हाइपोक्रोमिक, ज्यादा हो गया तो हाइपरक्रोमिक के नाम से जाना जाता है। शेप कैसा होता है आरबीसी का? बाइकॉनकेव या डिस्क शेप होता है। आरबीसी में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से आरबीसी में कैसा रेस्पिरेशन होगा? आंसर है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्ट्रक्चर को देख ली, अब काम भी देख लें कि यह 120 दिन तक अपने ब्लड सर्कुलेशन में रहेंगी तो क्या काम करेंगी। आरबीसी के 2 मेन फंक्शन के बारे में अपन ने चर्चा की थी। पहला फंक्शन है ऑक्सीजन को उठाकर यहां से वहां और कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर वहां से यहां और यहां से वहां या वहां से यहां करना, यह कहलाता है ट्रांसपोर्ट। तो आरबीसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड गैसेज। कौन कौन सी ब्लड गैसेज का ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके अलावा ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन या निर्धारण के लिए जो एंटीजन है वो भी आरबीसी की सरफेस पर पाई जाती है। ये 2 मेजर काम होते हैं आरबीसी के। तीसरे काम की भी अपन बात कर सकते हैं। आरबीसी में रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन और ये जो पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन होता है यह बफर का काम भी करता है। चूंकि सारा का सारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है तो एक वर्ड और बोल सकते हैं कि आरबीसी बफर की तरह भी एक्शन करती। उसके बाद ये सर्कुलेशन में अपने कामों को निभाती रहेंगी। 120 दिन बाद आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? आंसर है 120 दिन। 120 दिन बाद ये नष्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाती हैं ये नष्ट?
देखें, आरबीसी की जो झिल्ली होती है वो शुरुआत में तो लचीली होती। अगर आरबीसी में शायद न्यूक्लियस होता तो लगातार बेहतर प्रोटीन का निर्माण होता रहता। 120 दिन बाद चूंकि प्रोटीन का निर्माण नहीं होता क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसकी झिल्ली में जो प्रोटीन है उनका लचीलापन खत्म हो जाता है और ये हार्ड हो जाती। हार्ड होने के बाद जब ये स्प्लीन की स्पेशल तरह की कैपिलरी से होकर गुजरती हैं तो वहां पर स्क्वीज हो जाती हैं, दब जाती, और दबने से इनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। स्प्लीन में जो ये स्पेशल तरह का सिस्टम पाया जाता है इसको नाम देते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। तो आरबीसी का सर्वाधिक डिस्ट्रैक्शन स्प्लीन के अंदर होता है। सो दैट्स व्हाई द स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सर्वाधिक डिस्ट्रैक्शन स्प्लीन के अंतर्गत होगा, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना हीमोलाइसिस कहलाता है। आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, परंतु डिस्ट्रॉय होना हीमोलाइसिस कहलाता है। देखें, स्प्लीन के बारे में स्पेशल चर्चा कर ली अपन ने। क्या स्प्लीन आरबीसी के निर्माण में अपना रोल निभाता है? यस। आरबीसी का स्टोर भी करता है क्या स्प्लीन? यस। आरबीसी को नष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार है क्या स्प्लीन? यस। तो इट इज द मीनिंग ऑफ या लाइफ जर्नी ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी का नष्ट होने को अपन पढ़ते हैं। द एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी is known as hemolysis. The maximum hemolysis take place in spleen. The maximum hemolysis is take place in spleen. सर्वाधिक हीमोलाइसिस स्प्लीन के अंदर होगा, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। अच्छा, यहां एक छोटा सा क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि थैलेसीमिया जैसे मरीज में या स्प्लीनिक कैंसर होने की अवस्था में बहुत बार इंसान का स्प्लीन निकालना पड़ता है। अगर किसी इंसान में स्प्लीनेक्टोमी कर दी जाए तो क्या उस इंसान में आरबीसी का नष्ट होना बंद हो जाएगा? अपन क्या चर्चा कर रहे हैं कि आरबीसी का मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को ही गायब कर दिया जाए तो क्या आरबीसी नष्ट नहीं होंगी? तो देखें, दिमाग में चूंकि स्प्लीन अपन यहां पहली बार चर्चा में आ रहा है, तो दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि स्प्लीन शरीर में किस लिए है। पाचन में तो कोई काम आता नहीं है स्प्लीन, हालांकि डाइजेस्टिव ऑर्गन में अपन इसको पढ़ते हैं, पर इसका पाचन में कोई रोल नहीं है। तो यहां टॉपिक पढ़ने के बाद अपने दिमाग में फिट बैठ जाता है कि स्प्लीन अपने शरीर में शायद आरबीसी को नष्ट करने के लिए ही, तो इतना खराब करने के लिए थोड़ी है बॉडी में स्प्लीन। क्या मेन यूज है स्प्लीन का? तो स्प्लीन इज ए मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन। एक मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन होता है स्प्लीन, और लिम्फेटिक ऑर्गन का अर्थ होता है अपनी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना। जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है, आगे पढ़ेंगे अपन टॉपिक में, जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है वह अपने बॉडी की रक्षा करता है, क्योंकि उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को अपन बोल सकते हैं मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन। तो यह आरबीसी को मारने का काम तो सेकेंडरी है, पहला काम होता है इसका अपनी रक्षा करना। बोले तो यह इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है। मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन होता है स्प्लीन। अगर अपनी बॉडी में पाए जाने वाले लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं भी रुकावट आ जाए, किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ जाए, तो सबसे पहले सूजन स्प्लीन के अंतर्गत आती है। तो यहां पर अपन पढ़ रहे हैं, दिमाग में यह चीज फिक्स हो जाए कि यह आरबीसी को मारने के लिए शरीर में मौजूद है। नहीं, यह अपनी रक्षा करने के लिए शरीर में मौजूद है, क्योंकि इसको मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन में काउंट किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन अभी अधूरा रह गया कि यदि स्प्लीन को निकाल दिया तो क्या आरबीसी नष्ट होंगी? इसका आंसर है यस। देखें, स्प्लीन के साथ साथ लीवर में पाई जाने वाली कुफर सेल भी आरबीसी को नष्ट करने का काम करती। मैंने कहा था मैक्सिमम आरबीसी स्प्लीन में नष्ट होती हैं, परंतु कुछ एक आरबीसी लीवर में भी नष्ट होती है। जब स्प्लीन निकल जाएगा तो स्प्लीन में सर्कुलेशन ना के बराबर हो जाएगा। तो अब आरबीसी को मारने की जिम्मेदारी कौन से ऑर्गन के पास आ जाएगी? लीवर के पास।
तो स्प्लीन को निकालने के बाद क्या शरीर में बनने वाली आरबीसी नष्ट होना बंद हो जाएंगी? नहीं। स्प्लीन नहीं है तो क्या हुआ? लीवर उस काम को निभा देगा। अभी लीवर 20% निभा रहा है, बाद में 80% निभा देगा। इट मींस अपने बॉडी में स्प्लीन को निकालने के बाद भी आरबीसी नष्ट होती रहेंगी। यह केवल आरबीसी को नष्ट करने वाला ऑर्गन नहीं, आपके मेरे शरीर का मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट। कैसे होता है शरीर में हीमोलाइसिस? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, और आने वाले टाइम में बहुत सारे यूजेबल क्वेश्चन इसमें से बनने वाले। कैसे होता है प्रोसेस ऑफ हीमोलाइसिस की बात करें अपन। देखिए, हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना। ये मान लो आरबीसी है, ये मान लो आरबीसी है, और ये आरबीसी के अंदर भरा हुआ हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी हो गई और ये आरबीसी के अंदर भरा हुआ हीमोग्लोबिन हो गया। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, और डिस्ट्रक्शन होने के बाद अपन को पता है कि रेड कलर का पिगमेंट बाहर आएगा आरबीसी में से, और इस रेड कलर के पिगमेंट का नाम होगा हीमोग्लोबिन। इस रेड कलर के पिगमेंट का नाम होगा हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन बाहर आ गया आरबीसी के अंदर से। देखें, इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है। इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? तो एक तो इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, एक तो इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीम, और साथ में एक प्रोटीन और जुड़ा हुआ होता है। साथ में एक प्रोटीन और जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। ये इसमें प्रोटीन जुड़ा हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, यानी हीमोग्लोबिन बाहर आएगा। हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, इसमें पेप्टाइड की 4 चेन होती हैं। देखें, जितने भी प्रोटीन होते हैं वो पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, और बहुत सारे जो पेप्टाइड हैं वो आपस में मिलकर बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे पेप्टाइड आपस में मिलकर बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो यहां पर प्रोटीन की पेप्टाइड की चेन पाई जाती हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा। तो टोटल कितनी चेन होती हैं ग्लोबिन के अंदर? 4। 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। ये जो अल्फा चेन होती है, एक अल्फा चेन, ये जो एक अल्फा चेन होती है, देखें यहां पर चर्चा करें अपन, ग्लोबिन प्रोटीन में पेप्टाइड की टोटल कितनी चेन होती है? आंसर है 4। 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। तो एक अल्फा चेन जो होती है उसमें पाए जाते हैं 141 एमाइनो एसिड। एक अल्फा चेन में होते हैं 141 एमाइनो एसिड, और ये जो बीटा चेन होती है, तो एक बीटा चेन में होते हैं 146 एमाइनो एसिड। इस बात को विशेष तौर से अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेना। आने वाले समय के अंदर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का टॉपिक इसी से पढ़ेंगे अपन। जब सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया आएगा तो ये हीमोग्लोबिन की ज्यों की त्यों स्ट्रक्चर काम में आएगी, और वहां पर ये वर्ड आएगा कि अल्फा में कितने एमाइनो एसिड हैं और बीटा में कितने एमाइनो एसिड हैं। अल्फा चेन मजबूत होती है या बीटा चेन मजबूत होती है, तो जिसमें ज्यादा एमाइनो एसिड होंगे वही चेन मजबूत होगी। तो यहां पर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन। हीमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन में क्या है? 4 पेप्टाइड की चेन होती है जी। 4 पेप्टाइड कौन कौन से होते हैं जी? 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं जी। एक अल्फा चेन में कितने एमाइनो एसिड होते हैं? आंसर है 141 एमाइनो एसिड। एक बीटा चेन में कितने एमाइनो एसिड होते हैं? आंसर है 146 एमाइनो एसिड। उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाएं आप। इसके बाद फर्दर क्या होगा? तो फर्दर ये होगा कि यह जो हीमोग्लोबिन है इसका भी ब्रेकडाउन होगा। ये जो हीमोग्लोबिन है इसका भी ब्रेकडाउन होगा, और इसका ब्रेकडाउन होने का क्या परिणाम होगा उस पर चर्चा करें अपन। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा,
और हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने के बाद ये दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। ये दो कंपोनेंट बनने वाले हैं, अलग अलग दो कंपोनेंट बन गए। एक तो बन गया हीम और एक बन गया ग्लोबिन। दोनों अलग अलग हो गए, एक तो बन गया हीम और एक बन गया ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन है, चूंकि एक आरबीसी टूटेगी तो एक आरबीसी नई भी बनेगी, एक आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो एक आरबीसी नई भी बनेगी। अभी चर्चा करेंगे अपन कितनी आरबीसी तो टूटती हैं और कितनी नई आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये जो ग्लोबिन है ये लीवर में चला जाएगा। यहां बात करें, ये जो ग्लोबिन है यह लीवर में चला जाएगा और लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। देखिए बार बार अपन हीम को रेड से बना रहे हैं, इसका मतलब हीमोग्लोबिन में जो रेड कलर आता है वो हीम की वजह से आता है या ग्लोबिन की वजह से? हीम की वजह से आता है या ग्लोबिन की वजह से आता है? तो आंसर है हीम की वजह से आता है। ग्लोबिन रेड कलर का नहीं होता तो ग्लोबिन तो चला गया लीवर में स्टोर होने के लिए, ग्लोबिन तो चला गया लीवर में स्टोर होने के लिए। अब ग्लोबिन चला गया तो सोचो क्या बचा अपने पास? हीम बचा। क्या बचा अपने पास? हीम बचा। अब हीम के अंदर क्या होता है उसको गौर से समझे आप। हीम के अंदर होते हैं पोरफायरिन पिगमेंट। हीम के अंदर होते हैं पोरफायरिन पिगमेंट। एक हीम में 4 पोरफायरिन पिगमेंट होते हैं। एक हीम के अंदर 4 पोरफायरिन के पिगमेंट होते हैं। इस तरीके से ये हीम की स्ट्रक्चर बना दी अपन ने। हीम किससे मिलकर बना होता है? 4 पोरफायरिन के पिगमेंट से। अब ये जो पोरफायरिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, ये जो पोरफायरिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक पोरफायरिन को अलग निकाल के देखो आप स्ट्रक्चर। एक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है? एक पोरफायरिन के अंदर 4 पाइरोल की रिंग होती है। एक पोरफायरिन के अंदर 4 पाइरोल की रिंग होती है और मिडिल में पाया जाता है आयरन। मिडिल में पाया जाता है आयरन। आयरन कौन सी अवस्था के अंदर होगा? आयरन कौन सी अवस्था के अंदर होगा? यहां अपन चर्चा करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आयरन कौन सी अवस्था के अंदर होगा? आंसर है Fe+2। आयरन Fe+2 अवस्था के अंदर होता है। फिर से समझे, देखें क्या बता रहे हैं अपन, यहां से डिस्कस कर रहे हैं। आरबीसी आपके सामने नष्ट हो रही है। आरबीसी के नष्ट होने से हीमोग्लोबिन बन रहा है। हीमोग्लोबिन इसके बाद फर्दर नष्ट होगा। नष्ट होने के बाद हीम और ग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। ग्लोबिन स्टोर हो जाएगा लीवर में। बचा क्या अपने पास? हीम। ये जो हीम अपने पास बचा है, इस हीम की स्ट्रक्चर में क्या होता है? हीम की स्ट्रक्चर में क्या होता है यदि अपन चर्चा करें तो देखें, यहां से लेकर यहां तक ये हीम है, यहां से लेकर यहां तक ये हीम है। हीम के बारे में बात करें तो 4 पोरफायरिन की रिंग पाई जाती है। 4 पोरफायरिन की रिंग पाई जाती है। अब ये जो 4 पोरफायरिन की रिंग है, इन पर्टिकुलर रिंग में अपन बात करें, एक पोरफायरिन की रिंग के बारे में बात करें, एक पोरफायरिन की रिंग के बारे में बात करें तो एक पोरफायरिन की रिंग में ये कंपोनेंट होते हैं। ये देख लें आप, एक पाइरोल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए, यानी कि 4 पाइरोल पाए जाते हैं। और मिडिल के अंदर क्या होता है? आयरन। मिडिल के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। और यहां बात करें, ये जो आयरन होता है यह कौन सी अवस्था के अंतर्गत होता है? फेरस अवस्था के अंतर्गत होता है। इस तरीके से हीम की स्ट्रक्चर बनी होती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं, एक हीम के मॉलिक्यूल में कितने आयरन के मॉलिक्यूल हैं? एक हीम के मॉलिक्यूल में कितने तो आयरन के मॉलिक्यूल हैं? पहला क्वेश्चन।
कितने पोरफायरिन के मॉलिक्यूल हैं, दूसरा क्वेश्चन, और कितने पाइरोल के मॉलिक्यूल हैं, तीसरा क्वेश्चन। शायद सारे साथियों का आंसर है कि सर एक हीम के मॉलिक्यूल में 4 तो पोरफायरिन है, 4 तो पोरफायरिन है नंबर 1, 16 पाइरोल हैं, 16 पाइरोल हैं, क्योंकि एक पोरफायरिन में 4 पाइरोल की रिंग पाई जाती है, और चूंकि हर एक के अंदर 4 है, मिडिल में आयरन है, तो टोटल आयरन कितने हो गए, 4। तो यहां अपन बात कर सकते हैं कि 4 तो पोरफायरिन हो गए, एक पोरफायरिन में 4 पाइरोल है, तो 16 पाइरोल की रिंग हो गई। और टोटल आयरन के बारे में बात करें तो आयरन यहां कौन सी अवस्था में है, फेरस अवस्था में, Fe+2 अवस्था के अंतर्गत होता है। तो ये पर्टिकुलर इसकी स्ट्रक्चर हो गई। देखें, इसीलिए यहां पर 4 पेप्टाइड की चेन होती, 4 पेप्टाइड की चेन इसी वजह से होती है कि ये चारों चेन इस तरीके से जुड़ जाती, 4 पोरफायरिन पर 4 चेन जुड़ जाती, 2 पर तो जुड़ जाती हैं अल्फा और 2 पर जुड़ जाती हैं बीटा। ये एक पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन जाता है। 4 आयरन हो गए, इसमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल हो गए। और शायद सारे साथियों को अच्छे से ज्ञात है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो देखो, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, और एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। तो यहां पर बनने वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो बुक्स में दिए गए हैं, एग्जाम में आए हुए, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आयरन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 4। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाता है, आंसर इज 4। तो ये हीम की स्ट्रक्चर आपके सामने बना दी। ग्लोबिन तो स्टोर हो ही गया, उसके बाद होगा ये कि यह भी टूटेगा, यह पोरफायरिन भी टूटेगा, और पोरफायरिन के टूटने से 2 सबस्टेंस बनेंगे। यह पोरफायरिन भी टूटेगा, और पोरफायरिन के टूटने से 2 सबस्टेंस बनने वाले हैं। कौन कौन से सबस्टेंस बनने वाले हैं पोरफायरिन के टूटने से? सबस्टेंस नंबर 1, जिसका नाम होगा आयरन। चूंकि देखो, एक आरबीसी टूटी है तो एक आरबीसी नई भी बनेगी, तो जो आयरन लिबरेट हुआ है वो आयरन वापस से काम आ जाएगा। तो वापस से काम में लेने के लिए इस आयरन को कहां पर भेज दें अपन? लीवर में। तो जो आयरन लिबरेट होता है वह लीवर में चला जाता है। इसके टूटने के साथ एक और सबस्टेंस बनता है जो ग्रीन कलर का होता है, और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को नाम देते हैं अपन, यह ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को नाम दिया जाता है बिलीवर्डिन। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को नाम दिया जाता है बिलीवर्डिन। ये जो बिलीवर्डिन यहां पर बनता है, इसमें से मैक्सिमम 95% बिलीवर्डिन का रिडक्शन हो जाता है। 95% बिलीवर्डिन का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होने के बाद यह एक येलो कलर के पिगमेंट में चेंज हो जाता है। रिडक्शन होने के बाद यह येलो कलर के पिगमेंट में चेंज हो जाता है, और इस येलो कलर के पिगमेंट को नाम देते हैं अपन बिलीरुबिन। ये जो येलो कलर का पिगमेंट अपने पास बना, इसको लास्ट में अपन नाम देते हैं बिलीरुबिन। यदि शॉर्ट में अपन चर्चा करें, शायद कम दिख रहा है थोड़ा बहुत आपको, कोई नहीं, येलो मान लेना इसको, कोई सा भी कलर दिख रहा होगा, येलो मान लेना। कौन सा कंपोनेंट बन गया? बिलीरुबिन बन गया। लास्ट में अपन चर्चा करें कि एक आरबीसी के टूटने पर कौन कौन सी चीजें अपन को प्राप्त हुई, तो लास्ट एंड पॉइंट पर अपन चर्चा करें तो 3 चीजें अपन को मिली। 3 चीजें अपन को मिली हैं। कौन कौन सी चीजें मिली हैं तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो अपन को मिला है आयरन, आरबीसी के टूटने से एक तो मिला है आयरन, एक मिला है ग्लोबिन। अच्छा, आयरन और ग्लोबिन जो अपन को मिले थे, इनको तो सीधा ही अपन ने ट्रांसफर कर दिया था लीवर में।
लीवर में क्यों ट्रांसफर कर दिया? क्योंकि नई आरबीसी बनेंगी तो ये काम यूटिलाइज हो जाएंगे नई आरबीसी को बनाने में। और तीसरा सब्सटेंस अपन को मिला, बिलीरुबिन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलीरुबिन? अच्छा, बिलीरुबिन कहां से आया? पहला कौन सा पिगमेंट बना? उसका नाम है बिलीवर्डिन। तो बताओ, ये दो अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, दो अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। हरे कलर का पिगमेंट जिसका नाम है बिलीवर्डिन, दूसरा येलो कलर का पिगमेंट जिसका नाम है बिलीरुबिन। अब यहां मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन? क्या होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन? क्या काम आते हैं यह अपने शरीर में? सोचो आप 2 मिनट के लिए, रिमाइंड करो, व्हाट आर द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और यह अपने शरीर के अंतर्गत क्या काम आते हैं? तो देखें, बहुत सारे साथियों के दिमाग में कि सर फैट का पाचन कराते हैं, शायद ये आंसर आ रहा होगा। बहुत सारे साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या काम आते हैं? आपका दिमाग कह रहा है कि स्टूल और यूरिन को येलो कलर प्रदान कराते हैं, पर आप खुद कॉमन सेंस से सोचो, ये भी कोई काम हुआ क्या? अगर स्टूल और यूरिन येलो कलर का नहीं होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? येलो नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट हो जाए या कोई और कलर हो जाए, ये कोई काम थोड़ी हुआ। स्टूल को, यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराना कोई काम थोड़ी हुआ, दैट इज नॉट ए फंक्शन। फिर दूसरा आंसर जो साथियों के दिमाग में चल रहा है कि सर फैट का पाचन कराते हैं, तो जानकारी के लिए बता दूं कि निहायत ही गलत सोच रहे हैं आप। फैट का पाचन कराने वाले सब्सटेंस का नाम होता है बाइल साल्ट, जिनका शायद ही आपने नाम सुना हो। फैट का पाचन जो कराते हैं, और वो भी पाचन नहीं कराते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन कराते हैं ताकि फैट का पाचन हो पाए। फैट की जो विशेषता होती है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट का पाचन कराने के लिए जो एंजाइम है, उनकी विशेषता है कि वह उस फैट का पाचन करेंगे जो पानी में घुलनशील होगी। अब आप सोचो, आप और मैं जो फैट खाते हैं, घी खाते हैं अपन, ऑयल खाते हैं अपन, उनको पानी में डालो, क्या ऑयल और घी की बूंदें घुल जाती हैं? नहीं घुलती। क्या वो पानी में घुलनशील है? नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि घी या ऑयल की बूंदें पानी में घुलनशील नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका केमिस्ट्री में आंसर है कि इनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। अगर आप घी या ऑयल की बूंदों की सरफेस टेंशन को कम कर दें तो पानी में घुल जाएंगी, ये पानी में घुल जाएंगी। इनकी सरफेस टेंशन को कम करके पानी में इनका घोलना, इसी का नाम है इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन? कि जो फैट आप और मैं खा रहे हैं डेली अपनी डाइट में, उसका पाचन तब होता है जब वह पानी में घुलनशील होती, और पानी में उसका घुलनशील होना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। बट इमल्सिफिकेशन का काम किया जाता है बाइल साल्ट के द्वारा, जिनका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। 2 बाइल साल्ट होते हैं, ग्लाइकोकोलिक एसिड, सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोकोलिक एसिड और सोडियम पोटेशियम टोरोकोलिक एसिड। दे आर द बाइल साल्ट एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइल पिगमेंट। बाइल इसलिए बोल रहे हैं अपन कि इनका निर्माण भले से हो रहा हो स्प्लीन में, आरबीसी कहां टूट रही है? स्प्लीन में, परंतु ये दोनों भी ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंचते हैं। अभी डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को भी। ये दोनों भी ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंचते हैं और लीवर सीक्रेट करता है बाइल। लीवर सीक्रेट करता है बाइल, तो यह बाइल के द्वारा बाहर निकलते हैं।
यह बाइल के द्वारा बाहर निकलते हैं, बाइल के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इनको नाम दे रहे हैं बाइल। और साथ में अपन बात करें, इसलिए इनको नाम दे रहे हैं बाइल। और चूंकि ये कलरफुल है, एक तो हरे रंग का है, एक येलो कलर का है, ये कलरफुल होने की वजह से अपन इनको नाम देते हैं पिगमेंट। तो जो फैट का पाचन कराने वाले सब्सटेंस हैं उनको नाम देते हैं बाइल साल्ट। अपन बाइल साल्ट पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पर डिस्कस कर रहे हैं, जिनको नाम दिया जाता है बाइल पिगमेंट। तो कौन कौन से होते हैं बाइल पिगमेंट, यदि ये आपसे पूछा जाए तो व्हाट विल बी योर आंसर? कि सर बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट कहलाते हैं। बाइल क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि इनका एक्सक्रीशन लीवर में बाइल के द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी डिस्कस करेंगे अपन। इनका एक्सक्रीशन लीवर में बाइल के द्वारा हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह कलरफुल होते हैं, कलरफुल होने की वजह से इनको अपन नाम दे रहे हैं पिगमेंट। अब अगले पॉइंट पर अपन डिस्कस करें कि क्या काम आते हैं, क्या काम आते हैं बाइल पिगमेंट। सबसे पहले तो बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? आंसर है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को बाइल पिगमेंट कहा जाता है। अब क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आंसर सुन ले, क्या काम आते हैं बाइल पिगमेंट? तो ता जिंदगी याद रखना है, कोई काम नहीं आते, शरीर में कोई काम नहीं आते। दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट विच हैज बीन फॉर्म्ड बाई आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी के टूटने से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बाइल पिगमेंट। अपना शरीर यह प्रयास करता है कि जितना जल्दी हो सके यह शरीर से बाहर निकल जाए, जितना जल्दी हो सके यह शरीर से बाहर निकल जाए। इन बिलीरुबिन का आधा हिस्सा तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है और आधा हिस्सा स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्योंकि बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, तो जब ये यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है तो यूरिन का कलर येलो हो जाता है। और बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, जब ये स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है तो स्टूल का कलर येलो हो जाता है। बट ये कोई काम नहीं हुआ। अगर ये दोनों चीजें व्हाइट भी हो तो काम चलेगा। कलर से कोई सेंस ही नहीं है, कलर प्रदान कराना कोई काम नहीं है, ये तो अपनी बॉडी का इनको बाहर निकालने का तरीका है। तो अपन बात करें बाइल पिगमेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट। इनका डिस्क्रिप्शन बोलेंगे अपन, दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसीज ब्रेकडाउन। आरबीसी के टूटने से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का आधा हिस्सा, इन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का आधा हिस्सा स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है। स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है और स्टूल के द्वारा जब ये बाहर निकलता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म। यह कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में। स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड कराता है। इसमें से जो आधा हिस्सा यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है यह कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में। यह कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में और यह यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराता है। तो ये जो दोनों पिगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों का काम होगा प्रोवाइड येलो कलर, प्रोवाइड येलो कलर। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड येलो कलर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह इनका काम है, काम नहीं है, इन दोनों को शरीर से बाहर निकालने का तरीका है। तो ये प्रोवाइड येलो कलर टू स्टूल। स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड कराने के लिए जिम्मेदार वर्णक का नाम बताओ। आंसर है स्टर्कोबिलिनोजन।
और यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल वर्णक का नाम बताओ। आंसर है यूरोबिलिनोजन। आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द येलो कलर ऑफ यूरिन? टोरोकोलिक एसिड, बिलीवर्डीन, यूरोक्रोम या स्टरकोबिलिनोजन, ये ऑप्शन में आए थे। अब सोचो, यूरोबिलिनोजन का ही दूसरा नाम होता है यूरोक्रोम। यूरो का मतलब है यूरिन, क्रोम का मतलब है कलर। यूरो का मतलब है यूरिन, क्रोम का मतलब है कलर। यूरिन को कलर प्रदान करने वाला वर्णक या पिगमेंट, दैट इज द यूरोबिलिनोजन। तो ये इस तरह की मैकेनिज्म होती है। अपन डिस्कस करें, क्या पढ़ाया है मैंने आपको। सबसे पहले आरबीसी वो टूटने से मिला हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन पे आ जाओ आप। ये जब अलग होगी तो स्टोर होने के लिए चली जाएगी कहां? लीवर में, क्योंकि नई आरबीसी का निर्माण होना है। जो हीम बचा है, अब अच्छा, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है इसमें पेप्टाइड की 4 चेन पाई जाती हैं। 2 तो अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती। 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। एक अल्फा में 141 एमाइनो एसिड होते हैं और एक बीटा में 146 एमाइनो एसिड होते हैं। स्टोर हो गई लीवर में। फिर हीम की स्ट्रक्चर की बात करें, एक हीम जो रेड कलर का पिगमेंट है उसमें 4 पोरफायरिन के वर्णक होते हैं। 4 पोरफायरिन के वर्णक होते हैं। एक पोरफायरिन में 4 पायरोल की रिंग होती है और सेंट्रल के अंदर आयरन होता है जो फेरस अवस्था में होता है। आया हुआ क्वेश्चन, फेरस अवस्था में पाया जाता है आयरन। तो एक हीम के मॉलिक्यूल में कितने पोरफायरिन हो गए? 4। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितनी पेप्टाइड की चेन हो गई? 4। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने आयरन हो गए? 4। ये स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद जब हीम का ब्रेकडाउन होगा तो 2 सबस्टेंस अपन को प्राप्त होंगे। एक तो आयरन होगा और दूसरा हरे कलर का वर्णक होगा जिसका नाम होगा बिलीवर्डीन। ये जो आयरन अपन को प्राप्त होगा ये वापस से चला जाएगा कहां? लीवर के अंदर स्टोर होने के लिए। ये जो एक आरबीसी न स्टोर, ये तो नई भी तो बनेगी, तो इस लीवर में स्टोर हो जाएगा। फिर जो बिलीवर्डीन बनेगा उसका कन्वर्जन हो जाएगा येलो कलर के पिगमेंट में जिसका नाम होगा बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन स्प्लीन को छोड़कर लीवर में ट्रांसपोर्ट होगा और लीवर में ट्रांसपोर्ट होने के बाद यह बाइल के द्वारा एक्सक्रीट होगा, इसलिए इसको नाम देते हैं बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट का जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से एलिमिनेशन हो जाता है। आधा तो एलिमिनेट हो जाता है यूरिन के द्वारा, बिलीरुबिन की बात कर रहे हैं अपन। और ये जो एलिमिनेट होता है कौन सा सब्सटेंस बनकर एलिमिनेट होता है? आंसर है यूरोबिलिनोजन। और आधा स्टूल के द्वारा एलिमिनेट हो जाता है, कौन सी फॉर्म में होता है? स्टरकोबिलिनोजन, जो अपने स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड कराता है और यूरोबिलिनोजन अपने यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अपन। यानी अल्टीमेटली क्या अपनी बॉडी में डेली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है? तो देखें, इसका आंसर है यस, कि अपनी बॉडी में डेली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अपनी बॉडी में डेली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और डेली जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं उनकी मात्रा है 1%। डेली जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है उनकी मात्रा है 1%। तो डेली शरीर में 1% आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। डेली शरीर में 1% आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, बनती कितनी है फिर? 1%। एक आरबीसी टूटेगी तो एक आरबीसी नहीं बनेगी। तो डेली शरीर में 1% आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और डेली शरीर में 1% नई आरबीसी का निर्माण होगा। यहां पर जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है डेली अपने शरीर में, तो डिस्ट्रॉय होने का परिणाम क्या हो रहा है समझे आप? डिस्ट्रॉय होने का परिणाम हो रहा है आपके मेरे शरीर में
येलो कलर का पिगमेंट बन रहा है। येलो कलर का पिगमेंट कौन सा बन रहा है? आंसर है बिलीरुबिन। जब आरबीसी डेली नष्ट हो रही हैं तो सीधा सा मतलब है कि डेली अपने शरीर में बिलीरुबिन का निर्माण हो रहा है और अपना शरीर भी डेली इस बिलीरुबिन को बाहर निकाल रहा है। अपना शरीर भी डेली इस बिलीरुबिन को बाहर निकाल रहा है। किस किस के माध्यम से बाहर निकाल रहा है अपना शरीर? स्टूल के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से। तो जो अपने स्टूल और यूरिन का येलो कलर होता है, उस येलो कलर को प्रदान कराने का काम किसका होता है? बिलीरुबिन का होता है। तो यहां पर आगे से हमेशा आपको याद रखना है, आगे भी इसका यूटिलाइजेशन होगा, जॉन्डिस में भी इसका नाम आएगा। लीवर पढ़ेंगे आप तब भी इनके बारे में चर्चा होगी कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। हमेशा ध्यान रखना है, देयर द नो फंक्शन आर परफॉर्म बाय बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड बाय आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो डेली के डेली बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देखें, जनरल चर्चा करें अपन, डेली अपने यूरिन का और स्टूल का कलर येलो है। इसका मतलब है डेली आपके मेरे शरीर से बिलीरुबिन बाहर निकल रहा है। क्यों बाहर निकल रहा है? निकलना चाहिए भी, क्योंकि डेली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डेली शरीर में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डेली इसका निर्माण हो रहा है और ये अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। इज दैट क्लियर? अगर इस कंडीशन में अपन बात करें, यदि ये आरबीसी 1% की जगह 2% डिस्ट्रॉय होने लग जाए, 1% की जगह 2% आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाए, तो क्या परिणाम होगा? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लग जाए। यानी अभी तो अपन ने नॉर्मल डिस्ट्रक्शन की बात की थी, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लग जाए। देखें, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो देखो 100 आरबीसी नई बन रही हैं और नष्ट हो रही हैं 200। 100 आरबीसी डेली नई बन रही हैं और नष्ट हो रही हैं 200। इसका मतलब डेली आरबीसी, डेली शरीर में 100 आरबीसी के नंबर कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा अपने शरीर में 15 दिन लगातार चले, तो जो टोटल आरबीसी काउंट है उन पर क्या फर्क पड़ेगा? शायद कॉमन सा आंसर है कि सर कम हो जाएंगे। आरबीसी के नंबर का नॉर्मल से कम हो जाना, आरबीसी के नंबर का नॉर्मल से कम हो जाना, बीमारी को नाम देते हैं अपन एनीमिया। अगर आरबीसी के नंबर नॉर्मल से कम हो जाएं तो बीमारी को क्या नाम देंगे अपन? एनीमिया। अच्छा, आरबीसी जो टूट रही है, 100 आरबीसी नई बन रही है, 100 आरबीसी टूट रही, ये तो नॉर्मल हो गया। अब अपन बात करें इस नॉर्मल में जो 100 आरबीसी टूट रही हैं, उनसे 100 बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 100 बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल स्प्लीन में बन रहे हैं, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में हो रहा है। वहां से ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में आ रहे हैं, तब जाकर लीवर उनको बाहर निकाल रहा है। परंतु यदि 200 आरबीसी नष्ट होंगी तो बिलीरुबिन कितना बनेगा? 200। लीवर में कितना जाएगा? 200। लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी जो भी इसको बाहर निकालने में काम करते हैं, उनकी क्षमता तो 100 को ही बाहर निकालने की है। इसका मतलब है 100 लीवर में पड़ा हुआ रह जाएगा और लीवर में बिलीरुबिन के 100 मॉलिक्यूल पड़े रह गए तो वो ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में जाने का परिणाम क्या होगा कि ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा और इंसान के ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल राइज होना कौन सी बीमारी कॉज करेगा? सभी को अच्छे से मालूम है, द कंडीशन इज नोन एज जॉन्डिस। यानी जब जब आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगी, जब जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज्यादा होगा,
तो इंसान में क्या डेवलप हो जाएगा? एनीमिया। साथ में क्या डेवलप हो जाएगा? जॉन्डिस। ये जो एनीमिया होगा इसका कारण होगा एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। और सबसे पहले मैंने लिखाया, इसी से हेडिंग स्टार्ट की है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, इसको अपन नाम देते हैं हीमोलाइसिस। तो ये जो एनीमिया होगा इस एनीमिया को नाम देना पड़ेगा हीमोलाइटिक एनीमिया। और ये जो जॉन्डिस होगा इस जॉन्डिस को भी नाम देना पड़ेगा हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इस जॉन्डिस को भी नाम देना पड़ेगा हीमोलाइटिक जॉन्डिस। तो एक दो महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, बाइल पिगमेंट कौन से हो गए? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हो गए। क्या शरीर में कोई काम आते हैं? नहीं आते हैं। क्या होता है फिर इनका? शरीर से डेली बाहर निकाला जाता है। किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं? स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अगर किसी कारणवश शरीर में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज्यादा होने लगे तो इंसान में दो बीमारियां हो जाएंगी। इंसान में दो बीमारियां हो जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी? आंसर है हीमोलाइटिक एनीमिया और हीमोलाइटिक जॉन्डिस। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया और हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इज दैट क्लियर? तो ये आरबीसी का पूरे के पूरे डिस्ट्रक्शन का बेसिक मीनिंग हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल भी बता दूं आपको। जैसे मलेरिया होता है, इंसान को शिवरिंग होती है, चिल्स होती हैं, ठंड लगती है, फिर फीवर आता है। अच्छा, ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है ये पहले तो लीवर में रहता है, फिर आरबीसी में जाके आरबीसी को तोड़ता है। इसका मतलब है इंसान के अंदर जब मलेरिया होगा तो मलेरिया होने की वजह से उसकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो बताओ एनी कैंडिडेट में कौन सी अवस्था डेवलप हो जाएगी? एनीमिया। तो क्या मलेरिया होने पर इंसान में एनीमिया हो सकता है? यस, हो सकता है। नंबर 2, जब मलेरिया में आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है तो बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, जो क्या कॉज करेगा? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। मलेरिया होने पर इंसान में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। कहां हो रहा होगा? स्प्लीन में। इसका मतलब है मलेरिया होने पर इंसान में स्प्लीन ज्यादा काम करता है, इसलिए हो जाती है स्प्लीनोमेगेली। और चूंकि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो लीवर ज्यादा काम करता है, इसलिए हो जाती है हेपेटोमेगेली। ध्यान होगा आपको अच्छे से, या कभी आपने असेसमेंट के मेथड में पढ़ा होगा, मलेरिया के अंदर खासकर जब बच्चों में होता है तो वहां पर फिजिशियन के द्वारा सबसे पहले एब्डोमेन को पाल्पेट किया जाता है। राइट वाली साइड में पाल्पेट करते हैं कि लीवर तो नहीं बढ़ा हुआ है। मरीज की हिस्ट्री में है कि 5 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी लग के बुखार आ रहा है, इसका मतलब सिम्टम से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि मलेरिया हो सकता है। अगर उस केस में लीवर का साइज भी बढ़ा हुआ हो, स्प्लीन का साइज भी बढ़ा हुआ हो, तो वहां पर उस वक्त फिजिशियन मरीज को एंटी मलेरियल दवाइयां चला देता है। इसी असेसमेंट से अंदाजा लग जाता है कि पर्सन में मलेरिया हो सकता है। तो मलेरिया में क्या ये दोनों कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी? आंसर है यस। कौन कौन सी कंडीशन? हीमोलाइटिक एनीमिया और हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। पूरा हीमोलाइसिस का प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। फिर से रिवीजन पे आए। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज हीमोलाइसिस। सर्वाधिक हीमोलाइसिस कहां पर होगा? स्प्लीन में होगा। क्या स्प्लीन की बॉडी में क्या इसीलिए है? नहीं, स्प्लीन बॉडी का मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन है। यह अपन को इम्यूनिटी प्रदान कराने के लिए जरूरी है। डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आरबीसी टूटने के बाद हीमोग्लोबिन बना। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन अलग अलग हो गए। ग्लोबिन लीवर में स्टोर हो गया। हीम की स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पढ़ा दी। 4 पोरफायरिन, 1 पोरफायरिन में 4 पायरोल, मिडिल में आयरन। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन? 4।
एक हीमोग्लोबिन में कितने पेप्टाइड की चेन है? 4। एक हीमोग्लोबिन में कितने पोरफायरिन है? 4। और एक पोरफायरिन में कितने पाइरोल हैं? 4। उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुआ हीम का, तो हरे कलर का पिगमेंट बना बिलीवर्डीन, और साथ में लिबरेट हुआ आयरन, और यह जो आयरन है वह लीवर में स्टोर हो गया। लीवर में स्टोर हो गया क्योंकि नई आरबीसी बनने के काम आएगा। बिलीवर्डीन का रिडक्शन बिलीरुबिन में हो गया, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डीन अपन ने पढ़े हैं क्या हैं ये? दे आर नोन एज बाइल पिगमेंट। पिगमेंट क्यों? क्योंकि दोनों का अलग अलग कलर होता है, कलरफुल होते हैं, ये एक ग्रीन कलर का एक येलो कलर का, और चूंकि यह बाइल से एक्सक्रीट होते हैं इसलिए इनको बाइल पिगमेंट नाम दिया है। इनका क्या काम होता है बॉडी में? कोई काम नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जितने जल्दी शरीर से निकल जाएं बहुत बढ़िया है। अगर शरीर में रुके रह गए तो इंसान को बीमार कर देंगे, बीमारी का नाम होगा जॉन्डिस। इज दैट क्लियर? इनका फैट के इमल्सिफिकेशन में कोई रोल नहीं होता, फैट का इमल्सिफिकेशन कराते हैं बाइल साल्ट। आगे बढ़े, इसके बाद अपन ने पढ़ा बाइल पिगमेंट का डिस्क्रिप्शन। बाहर निकलने का तरीका है स्टूल के द्वारा, यूरिन के द्वारा। स्टूल के द्वारा कौन सी फॉर्म में बाहर निकलेगा? स्टर्कोबिलिनोजन। यूरिन के द्वारा यूरोबिलिनोजन। अब चूंकि ये येलो कलर का है इसकी वजह से स्टूल और यूरिन का कलर भी येलो हो जाएगा। देखें यहां भी एक एग्जांपल जोड़ू मैं। जॉन्डिस या पीलिया जब आपने पढ़ा पीडिया में या अदर सब्जेक्ट में, तो उसके सिम्टम में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, येलोनेस ऑफ स्किन, स्क्लेरा, और एक सिम्टम निश्चित तौर पर आपने पढ़ा होगा डार्क कलर यूरिन, डार्क कलर स्टूल। डार्क कलर यूरिन, डार्क कलर स्टूल। जॉन्डिस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन्डिस? बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा। बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा तो शरीर में स्टर्कोबिलिनोजन भी ज्यादा, साथ में यूरोबिलिनोजन भी ज्यादा। अब ये दोनों जब ज्यादा होंगे तो कॉमन सी बात है स्टूल का कलर भी डार्क हो जाएगा, डार्क येलो, और यूरिन का कलर भी डार्क येलो हो जाता है। तो ये पीलिया के सिम्टम में पढ़ते हैं अपन, जॉन्डिस के सिम्टम में पढ़ते हैं डार्क कलर यूरिन और डार्क कलर स्टूल। कारण क्या दिया जाता है कि बिलीरुबिन ज्यादा है तो स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन इनका लेवल भी ज्यादा हो जाता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट। डेली शरीर में कितने प्रतिशत आरबीसी नष्ट होती हैं? 1%। नई कितनी बनती हैं? 1%। डेली शरीर में किसका निर्माण हो रहा है? बिलीरुबिन का, और डेली यह अपने शरीर से स्टूल के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट हो रहा है। लास्ट अपन बात करें, यदि शरीर में नॉर्मल से ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, आगे कई सारे पॉइंटों में यह शब्द काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से याद रखना है। एनीमिया पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो भी काम आएगा। यदि नॉर्मल से ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाएं तो पर्सन में कौन सी अवस्था डेवलप हो सकती है? आंसर है हीमोलाइटिक एनीमिया एंड हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इज दैट क्लियर? तो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डील कर लिया, जिस टॉपिक की हेडिंग थी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये आरबीसी के बारे में सारे के सारे फैक्ट हो गए। अब ये जो जॉन्डिस के बारे में अपन ने एक शब्द बोला है, किस तरीके से बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म होता है, कौन कौन से टाइप के जॉन्डिस होते हैं, उनको भी अपन डील करने वाले हैं। बट टाइम हैज ओवर, वो सारा का सारा पोर्शन अपन डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो शायद आपको टोटली समझ में आ गया होगा। आ गया क्या? हाँ बोल दो। चले, मान लिया कि आपको समझ में आ गया। तो आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।